ताज़ा तरीन अपडेट आपको देंगे कि तहरीक इंसाफ की 3 साल हुकूमत के दौरान करप्शन की कहानी सामने आ गई। फराग गोगी के असासों में गैर मामूली इजाफे का इंकशाफ हुआ है। फराग गोगी के असासों में 2017 से 2020 के दरमियान 4 अरब 52 करोड़ का इजाफा देखा गया है। 4 अरब 52 करोड़ रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ है। तहरीक इंसाफ की 3 साल हुकूमत के दौरान करप्शन की कहानी सामने आ गई। फराग गोगी के असासों में गैर मामूली इजाफे का इंकशाफ हुआ है। फराग गोगी के असासों में 2017 से 2020 के दरमियान 4 अरब 52 करोड़ रुपए का इजाफा देखा गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पीटीआई के दौर में फरहत शहजादी के नाम से फराग गोगी के अकाउंट में 2017 से 2020 तक 4 अरब 52 करोड़ का इजाफा देखा गया है। और जबकि 2020 में 950 मिलियन के असासे तस्लीम किए गए थे फराग गोगी की जानिब से। तहकीकाती इदारों का पीटीआई दौर हुकूमत में बड़ी करप्शन का इंकशाफ सामने आ गया। पीटीआई दौर में फरहत शहजादी की अजब करप्शन की ये कहानी आज सामने आई। चेयरमैन पीटीआई की जो उनकी फ्रंट पर्सन थी फराग गोगी, उन पे जो करप्शन के इल्जाम उनका इंकशाफ हुआ है। फराग गोगी ने 2020 में 950 मिलियन के असासों का खुद से कहा था कि उनके इतने असासे हैं। तहकीकाती इदारों का पीटीआई दौर हुकूमत में सबसे बड़ा करप्शन जो था वो सामने आ गया है। तहकीकाती इदारों ने इस बात का इंकशाफ भी कर दिया है। फराग गोगी के गैर जाहिरी मगर मिल्कियत असासे 3 अरब 82 करोड़ 50 लाख रुपए हैं। सिर्फ 3 बरसों में जाहिरी असासों में 420%, जबकि गैर जाहिरी असासों में 15,000 से ज्यादा का जो कहते हैं इजाफा हुआ गया है। यह असासे फराग गोगी के हैं। पीटीआई की 3 साल हुकूमत के दौरान करप्शन की एक और कहानी जी हां सामने आई है। चेयरमैन पीटीआई के फ्रंट पर्सन फराग गोगी के असासों में गैर मामूली इजाफे का इंकशाफ हुआ है। 2017 से 2020 तक 4 अरब 52 करोड़ रुपए का हैरत अंगेज इजाफा। 2020 में फराग गोगी 95 करोड़ के असासों को खुद से तस्लीम कर चुकी हैं। फराग गोगी के गैर जाहिरी मगर मिल्कियती असासे 3 अरब 82 करोड़ 50 लाख रुपए हैं। सिर्फ 3 बरसों में जाहिरी असासों में 420% इजाफा हुआ है। ये असासे फराग गोगी की जाती मिल्कियत है। एहसन जमील गुज्जर और दीगर रिश्तेदारों और हिस्सेदार भी इसमें शामिल हैं। जबकि पीटीआई के 3 साल दौरे हुकूमत में करप्शन की ये एक और कहानी सामने आ गई। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराग गोगी के असासों में गैर मामूली इजाफा आया हुआ है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी। तारिक साहब, फराग गोगी पर कौन कौन से इल्जाम लगाए गए हैं और इतना ज्यादा करप्शन की एक और नई कहानी सामने आई है? देखिए, जो इमरान खान साहब हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनकी अहलिया की करीबी दोस्त फरहत शहजादी और फराग गोगी, इनको वैसे तलब भी किया गया है 13 नवंबर को कि उनके खिलाफ जो नैब में केसेस हैं, जो नैब में उनके खिलाफ मुख्तलिफ तहकीकात हो रही हैं, जिसमें खासतौर पर 190 मिलियन पाउंड वाला केस भी है, उस पर भी बुलाया गया है 3 बजे दोपहर 13 नवंबर को। और उसमें साथ साथ जो बुशरा बीबी हैं उनको भी तलब किया गया है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि उनके एहसासों में गैर मामूली इजाफा हुआ, तो वो 2017 से लेकर 2020 तक अगर देखा जाए तो 445-20 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा, अगर रेशो देखी जाए तो बहुत ज्यादा इजाफा है। इतना गैर मामूली इजाफा आमतौर पर एहसासों में जायज तरीके से अगर पैसे कमाए जाए तो उसमें नहीं देखा जाता। इसी तरह उन्होंने अपने जो पेपर है उसमें उन्होंने देखा है कि 2020 में 950 मिलियन के एहसासों को उन्होंने खुद तस्लीम किया, उन एहसासों में जो कि उन्होंने जाहिर किए हैं। इसके अलावा भी जो उनके एहसासे हैं वो 3,825 मिलियन रुपए हैं। इसी तरह ये भी देखा गया है कि उनके एहसासों में ज़ाहरी एहसासों में 420%, जबकि जो उनके अनअनाउंस्ड एहसासे हैं या बेनामी हैं उनके बारे में तलात है कि 15,300% में इजाफा हुआ है। और ये ज्यादातर चौधरी साहब, अभी आपने जिक्र किया है कि 195 मिलियन पाउंड्स जो तोशाखाना घड़ी को यहाँ से ले जाके दुबई में जैसे बिजनेसमैन से बात करना, उन्होंने भी तस्दीक की थी कि फराग गोगी ही वो खातून है जो हमारे पास ही घड़ी खुद से लेकर आई थी। उसके अलावा अगर देखा जाए कि करप्शन की जो होशरबा इजाफा देखा गया है, इसमें भी फराग गोगी का नाम और मनी लॉन्ड्रिंग में खासकर इनका नाम है। तो अब कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये एक केस नहीं है करप्शन का, मतलब इनके पर केसेस पे केसेस हैं। देखिए, एक तो वो काफी अरसे से मुल्क से फरार हैं वो, और उनके जो उनके खामद हैं एहसन जमील साहब, वो गुज़श्ता कई माह से पाकिस्तान से बाहर हैं। हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश है मुख्तलिफ ज़राए से, इंटरपोल के जरिए या मुख्तलिफ जो एक दीगर मुल्कों के साथ जो पाकिस्तान के बाहमी मुआहदात होते हैं उनकी रोशनी में उनको वापस लाने का बंदोबस्त किया जाए। इसलिए मैंने पहले अर्ज किया कि 13 नवंबर को एक उनकी तलबी भी है, क्योंकि जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है जिसमें बहरिया टाउन को गैर मामूली तौर पर फायदा पहुंचाया गया था,
उस हवाले से भी जो तहकीकात हो रही है उसमें भी उनसे क्वेश्चन किए गए हैं, क्वेश्चन किए जाएंगे। और 13 नवंबर को बुशरा बीबी को और फरा शहजादी को दोनों को अलग अलग 2:30 बजे दोपहर और 3 बजे दोपहर बुलाया गया है मां दस्तावेजात के। तो अगर वो दस्तावेजात के साथ पेश नहीं होती तो यकीनी तौर पर उनकी गैर मौजूदगी में कानूनी तौर पर वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो सकते हैं, उनको इश्तारी भी करार दिया जा सकता है। बहुत से लीगल प्रोसेस हैं जो अपनाए जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनके गिर्द गिरा तो आहिस्ता आहिस्ता तंग हो रहा है, और अगर वो नहीं आती या वो मसलसल गैरत रहती हैं तो एक वक्त आएगा कि उनको लाने के लिए जो लीगल प्रोसेस है या इंटरपोल का तरीका है वो भी अपनाया जाएगा। और यही बात जराए कह रहे हैं कि अगर वो शामिल तफ्तीश नहीं होती हैं और मसलसल मफरूर रहती हैं, घड़ी वाला मामला भी उस मामले में उनका नाम आता है। फिर पंजाब में जो ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी बहुत नाजायज तरीके से या रिश्वत ली जाती थी उसमें, तो उसके बारे में भी कहा जाता था कि वो फ्रंट पर्सन का किरदार अदा करती थी और ज्यादातर ट्रांसफर पोस्टिंग में उनका किरदार होता था। तो बहुत से ऐसे इल्जाम हैं, बहुत से ऐसे केस हैं जिन पर फरा बीबी जो है उनका नाम आता है। तो यकीनी तौर पर ये या तो वो खुद तशरीफ लाएं और आके पेश हों और अपने आप को क्लियर करें, और अगर वो पेश नहीं होती तो इसका मतलब यही लिया जाएगा कि वो जो है वो कतरा रही हैं कानून का सामना करने से। और जो बंदा कानून का सामना करने से कतरा रहा हो उसका मतलब यही होता है आमतौर पर कानून की नज़र में कि वो ना कहीं गिल्टी जरूर है। जी ठीक है तारिक साहब, यहाँ बताइएगा कि एक ऐसी जमात जिसका बुनियादी हिस्सा है या बुनियादी नारा ही हम कह लें कि करप्शन से पाकिस्तान या करप्शन इस पाकिस्तान में नहीं होगी, उसकी मतलब नाक के नीचे उसी हुकूमत में रहते हुए इतनी बड़ी करप्शन सामने आई है। बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावत यही था कि उनके मामला बहुत शफाफ हैं और बहुत किसी किस्म की कोई करप्शन, किसी किस्म की बदनवानी का शायबा नहीं है। लेकिन पे दर पे ऐसे स्कैंडल सामने आते रहे, जिसमें तोशा खाना का स्कैंडल भी है, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है, 190 मिलियन पाउंड का मामला भी है। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि उनके दौर में गंदम का एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया, इसके अलावा अद्वियात का एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया जिसकी बुनियाद पर उस जमाने में कुछ वज़रा को काबीना से निकाला गया। इसके अलावा पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से भी कुछ ऐसे उनके लोग थे जिनका नाम आता रहा कि पेट्रोल की कीमतें सस्ती हुई तो पेट्रोल मार्केट से गायब हुआ। इसके अलावा LNG का स्कैंडल था। दीगर बहुत से ऐसे मामला हैं जहाँ पर उनकी हुकूमत के PTI की हुकूमत के जो बड़े अहम लोग थे उनके नाम आते रहे। फिर चीनी का स्कैंडल आपको याद होगा कि बहुत बड़ा स्कैंडल था और चीनी के मामले में भी उस वक्त बहुत बातें हुई कि इंक्वायरी हो रही है और लोगों को फारिग किया जा रहा है, लेकिन बाद में वो मामला जो है वो सिर्फ इंक्वायरी तक रहा या जो रिपोर्टों तक रहा, लेकिन अमली तौर पर किसी के खिलाफ कार्रवाई होती दिखाई नहीं दी। तो जैसे जैसे चीजें सामने आ रही हैं वैसे वैसे पता चलता जा रहा है, पता चल रहा है कि ये जो दावे थे शफाफियत के या नए पाकिस्तान के या करप्शन से पाक साफ होने के, वो दावे थे लेकिन उनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक कहा आपने कि जो दावे थे PTI हुकूमत के उनका इस हकीकत से कोई सामना नहीं था। फरा गोगी के बारे में तारिक साहब ये खबर भी आई है कि SECP के मुताबिक फरा 8 कंपनियों में हिस्सेदार हैं, जबकि 2020 में वो अपने असासों को खुद जवाब दे चुकी हैं, वो डिक्लेयर कर चुकी हैं कि मेरे इतने असास हैं, और 2023 में अब उनके असासे जो अब या वो आपने भी सही कहा कि मुल्क से बाहर हैं तो सामने नहीं आए। ये जो SECP का रिकॉर्ड है जो सामने आया उसके तहत तो उनकी कम से कम कोई 6-7 ऐसी कंपनियां हैं जो डेफिनेटली फ्रंट कंपनियां हैं और उनके असासे भी चेक हो रहे हैं, जिनमें बिल्डर्स की जो ऐसी जो रियल एस्टेट की कंपनियां भी हैं, इसके अलावा फूड्स के हवाले से और हाउसिंग के हवाले से ज़्यादातर हैं, डेयरीज के हवाले से हैं, प्रॉपर्टीज के हवाले से हैं। तो ऐसे अदारे हैं बहुत सारे जो उनके नाम रजिस्टर्ड हैं जो कि चंद साल के अंदर बने। 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उससे पहले उनके असासे कितने थे वो भी चेक किए गए हैं, चेक किए जा सकते हैं। वो बहुत नॉमिनल किस्म के थे, लेकिन फिर जो 3-4 साल PTI के गुजरे हैं उस दौरान में खास तौर पर जहाँ पंजाब में उनकी हुकूमत थी उसमें उनके असासों में गैर मामूली तौर पर इजाफा हुआ है, जो कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। और लगता यूँ है कि जिस तरह कुछ लोगों पर इल्ज़ाम लगता है कि उनके असासे उनकी जो मालूम आमदनी से ज़्यादा है, उसी तरह जो उन्होंने कारोबार शो किए हैं उन कारोबार का वो कारोबार में मुनाफा कैसे हुआ, कहाँ से हुआ और वो इतना गैर मामूली मुनाफा कैसे हो गया, और उसी किस्म का कारोबार करने वाले बाकी लोगों को इस तरह से उनकी आमदनी क्यों नहीं हुई। तो ये बड़े सवाल हैं जो सामने आएंगे, तहकीकात में सामने आएंगे। लेकिन हकीकत यही है कि उनकी अगर कंपनीज के नाम देखे जाएं, उनकी कंपनीज के असासे देखे जाएं, तो यही लगता है कि कहीं से कोई ऐसा जरूर एलिमेंट शामिल था जिसकी बुनियाद पर उनके असासों में इतना गैर मामूली इजाफा हुआ
जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर वो खुद पेश होती हैं और खुद पेश होकर जस्टिफाई करती हैं तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाती तो डेफिनेटली उनको कानून के कटहरे में आना पड़ेगा। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि जिस तरह 450 कनाल जमीन दी गई थी अल कादर यूनिवर्सिटी के नाम पर, तो उसी दौर में इनके नाम पर भी कुछ 240 कनाल जो है जमीन ट्रांसफर होने के सबूत मिलते हैं जो कि बनी गाला में, उसी इलाके में जहाँ इमरान खान साहब का और पाकिस्तान के बड़े अमीर लोगों के घर हैं, तो वहाँ पर भी उनके नाम पर एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी उसी दौर में जब बहरिया ने इनको कुछ 400-500 कनाल जमीन दी थी अल कादर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। जी अच्छा, तारिक चौधरी साहब, रोज़ाना की बुनियाद पर चीज़ें रिवील भी हो रही हैं, आए रोज़ हम कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ भी सुन रहे होते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में अब इस खबर के बाद अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पीटीआई के ऊपर? देखिए, पीटीआई पे वोटर की हद तक क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये फैसला तो वोटर ने करना है कि लोग किस बात से कितना मुतासर होते हैं और लोगों को क्या इस बुनियाद पर फैसला कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लेकिन डेफिनेटली वो जो एक उनका इमेज था जो कि गुज़श्ता 20-25 साल में बड़ी मेहनत करके और बड़ी प्रोपेगेंडा करके और उसमें पैसा भी खर्च हुआ, उसमें शख्सियत साजी हुई, उसमें एक जमात को बहुत आला और बहुत आला दर्जे का और बहुत क्लीन बयान किया गया, शख्सियत को क्लीन बयान किया गया, तो वो जो तासर है और वो जो इमेज है वो तो यकीनी तौर पर बड़े शदीद तरीके से मुतासर होगा। बाकी वोटर क्या कहता है और अवाम क्या कहते हैं इसका फैसला तो मेरे ख्याल 2024 का जो इलेक्शन होगा उसमें पता चलेगा। लेकिन डैमेज जरूर होगी पीटीआई की शख्सियत और चेयरमैन पीटीआई की शख्सियत जो है वो यकीनी तौर पर मुतासर होगी, कानून की नजरों में भी और अवाम की नजरों में भी। तारिक चौधरी साहब, आला क़यादत की जानिब से कोई रद्द अमल, कोई रिएक्शन आया इस खबर के बाद पीटीआई की? देखिए, अभी तक तो पीटीआई की जानिब से कोई फौरी तौर पर रद्द अमल नहीं आया, लेकिन उनकी जो मीडिया सेल है और उनकी जो जमात की कोर कमेटी है जो आमतौर पर इस तरह के मामला पे रद्द अमल का इजहार करती है, वो डेफिनेटली हम इंतजार कर रहे हैं, बल्कि उनसे रब्ता भी करेंगे ताकि वो उसका जवाब दें और इसके बारे में वजाहत करें कि क्या वो अपने आप को लाताल्लुक जाहिर करते हैं फराह साहबा से, गोगी साहबा से, या अगर वो समझते हैं कि उसको ऑन करते हैं तो फिर उसका क्या जवाब देते हैं। अगर वो ऑन नहीं करते तो फिर क्या रिएक्शन होगा। फिर जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जो 2-3 दिन बाद नैब की एक इंक्वायरी है उसमें सिर्फ ये फराह साहबा नहीं शामिल, बल्कि उसमें उसी दिन जो नोटिस कल रात को हमने ब्रेक भी किया था, जो काला नोटिस है नैब का, उसमें जो मोहतरमा बुशरा बेगम साहबा है उनको भी उन्हीं इल्जामात के तहत बुलाया गया है। तो कनेक्शन तो उनके हैं, को भी इन्हीं इल्जामात का सामना है। तारिक चौधरी साथ ही रहिएगा, हमें भी ज्वाइन किया है माहिर कानून वकास अबरेज ने। वकास, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। वकास, क्या कहेंगे, 2020 में फराह गोगी अपने असासे खुद डिक्लेयर कर चुकी हैं कि उनके कितने असासे हैं और 2023 में कहा जा रहा है कि 450% इजाफा हुआ है, कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है? देखिए जी, इसके अंदर इतनी भारी भरकम जो रकम है इसको करप्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू अगर उन्होंने obtain किया तो अल्टीमेटली नैब कैन डायरेक्ट इंटरवेयर एंड इंटरपोज इन दिस मैटर और इसके अंदर इंक्वायरी इनिशिएट कर सकती है। कंप्लेंट जो ऑन इट्स ओन अकॉर्ड, जिसे हम सो मोटो जुरिसडिक्शन कहते हैं, वो भी चेयरमैन नैब और डीजी नैब जो इसके अंदर एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ें, जो एलिगेशन या अपोजिशन इनके ऊपर लेवल किए जाते थे अपोजिशन की तरफ से, और जब ये हुकूमत में नहीं थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनकी हुकूमत घर गई और उसके बाद जो महीना करप्शन के चार्जेस के ऊपर लगाए जाते थे कि ये फ्रंटमैन थी, उस वक्त जो है रूने अव्वल थी और एट द सेम टाइम उस्मान गुलजार का जो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस था वो भी यही इस्तेमाल करती रही, ट्रांसफर, पोस्टिंग, फिर डिफरेंट जो लैंड थी उनको अक्वायर करने में, उनकी खरीदो फरोख्त में, फिर वहाँ पे रोड बनाए गए, ऐसे तरक्याती मंसूबे बनाए गए जिससे अल्टीमेटली इनकी जो प्रॉपर्टीज थी जो इन्होंने वहाँ पे खरीदी थी उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला और इन्होंने अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल बेनिफिट के लिए। मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारी जो नैब है वो भी प्रूव कर सकती है और एट द सेम टाइम FBR जो है वो भी इनको अकाउंटेबल ठहरा सकती है कि आपकी जो एसेट बियॉन्ड मीन्स हैं, ये जो आपके जो 2-3 साल के अंदर अनएक्सपेक्टेडली अनएंटिसिपेटेडली ये सारी चीज़ों के अंदर बढ़ोतरी आई है, यू आर सपोज्ड टू बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये कोई भी शख्स जो है वो लल्ले तलल्ले करता है, ये कौम का खजाना दोनों हाथों से लूटता है और इसके अंदर ओपन एंड शट केस नज़र आता है कि एक शख्स जो था उसकी कोई बैकग्राउंड इस तरह की नहीं थी या उसका कारोबार इस तरह का नहीं था, महज किसी शख्स का फ्रंट मैन होने की वजह से या किसी हुकूमती शख्सियत की सरपरस्ती के अंदर वो सारी चीज़ें करता है और उसके एसेट्स के अंदर जो है अनएक्सपेक्टेडली जो है वो इंक्रीज होता है, रैपिडली इंक्रीज
चीज होता है तो दैट पर्सन कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल बिफोर द एफबीआई एट द सेम टाइम नैब, और नैब अगर इन तमाम मामला को देखेगी, प्रोब करेगी, तो आई एम एंटिसिपेटिंग एक्सपेक्टिंग कि ये हमारे मौजूदा केसेस हैं, ये रिसेंट केसेस हैं, और रिसेंट केसेस के अंदर नैब अगर प्रॉपरली प्रोसिक्यूट करे, इन्वेस्टिगेट करे, इंटेरोगेट करे, तो ये सारे के सारे करप्ट नासिर जिन्होंने 2.5-3 साल जो है कौम का पैसा बड़ी बेदर्दी से लूटा, ये सारी की सारी चीजें कौमी खजाने के अंदर जो है वो जमा करवाई जाती हैं। लेकिन वकास अब्रेज साहब, अब आपको क्या लगता है कि नैब क्या दोबारा से प्रोसिक्यूट करेगा, नैब दोबारा से इंटेरोगेट करेगा इस केस को? मेरे ख्याल में करेगा, चूंकि इस वक्त नैब का जो रवैया नजर आता है, ये पाकिस्तान के अंदर दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का रवैया नजर आता है, वो अक्रॉस द बैरियर हमें चीजें नजर आ रही है, ना सिर्फ जो है वो पीटीआई के अगेंस्ट, पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट, बल्कि ऐसे लगता है कि तमाम के तमाम लोगों को जो है एक ही छड़ी से हाँकने की कोशिश की जा रही है। माजी के अंदर आज तो कि हमने देखा कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो यही नैब जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हुआ, जब नून लीग की हुकूमत थी उस वक्त भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस एस्टैब्लिश करने के लिए सियासतदानों का आलाकार था, इंस्ट्रूमेंट था, वेपन था। लेकिन मौजूदा दौर के अंदर लगता है कि कोई ऐसी कुव्वतें जो है वो नैब को चला रही हैं जो ये समझती हैं कि मुल्क के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फेयर सिस्टम होना चाहिए, एक अच्छा निज़ाम होना चाहिए, और वो तमाम करप्ट नासिस जिन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस से, मनी एम्बेजलमेंट से, मनी लॉन्ड्रिंग से, या कोई भी वाइट कॉलर क्राइम कमिट करके कौम का पैसा लूटा है, मजदूरों का, हारियों का, किसानों का, तो उनके टैक्स की कमाई को बड़ी बेदर्दी से अपने पर्सनल बेनिफिट्स और मोटिव्स के लिए इस्तेमाल किया, उनके गिर्द वो घेरा तंग करते हुए मुझे तो बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ नजर आया। हाँ, जहाँ तक सियासी केसेस का ताल्लुक है, इसके अंदर मेरे ख्याल में ये जो डील और ढील, दोनों जो डील और ढील का जो कंसेप्ट है, जब तक हम नहीं निकालेंगे, शायद हम फ्रीली, फेयरली और जस्टली चीजों को आगे लेकर ना जा सके। अगर हम जो कानून की देवी की आंखों से पट्टी खोल देंगे कि आप ये देखें कि कौन फराग गोगी है, कौन हतूनी अव्वल है, कौन मरियम नवाज है, और आप देख के इंसाफ करें, तो मेरे ख्याल में फिर हम इंसाफ कर नहीं पाएंगे। तो लिहाजा जो कानून की देवी की आंखों पर पट्टी बंदी थी उसका कंसेप्ट ही रही था, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, स्टेटस एंड डेजिग्नेशन, ये देखे बगैर कि हतूनी अव्वल है, ये फराग गोगी है, ये मरियम नवाज, तमाम लोगों के लिए यकसा निज़ाम इंसाफ प्रोवाइड करे, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस हो, और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस से रियासत को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करें ताकि एक बेहतरीन निज़ाम इंसाफ बन सके। ठीक है वकास, आपने सही कहा कि तमाम लोगों के लिए यकसा कानून होना चाहिए। अभी हाँ, जैसे हम देख रहे हैं कि इलेक्शन भी कुछ ही टाइम में आने वाले हैं, पीटीआई पे करप्शन के एक इल्ज़ामात नहीं है। अभी तारिक चौधरी साहब ने भी कहा कि चीनी स्कैंडल पीटीआई के दौर में आया, गंदम स्कैंडल पीटीआई के दौर में आया, अब ये इतनी बड़ी करप्शन हो गई है, इसका इम्पैक्ट अभी अवाम पर क्या पड़ेगा, ये इलेक्शन पे क्या पड़ सकता है? देखें, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन वो ये तमाम लोगों की जिनकी ये फ्रंट मैन रही है, ये हतून जो के ऊपर मुबैना करप्शन के चार्जेस है, मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जैसे डिसऑन करते हैं। इफ यू कैन एग्जैक्टली कॉल योर मेमोरी, आई कैन आल्सो रिकॉल माय मेमोरी, तो मुझे याद पड़ता है कि पांचों दीगर जो इनके रहनुमा थे, जो फ्रंट डेस्क सोल्जर कंसिडर किए जाते थे पीटीआई पर, उस वक्त वो लोग इसे डिसऑन करते थे कि हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। लेटर ऑन फिर दीगर स्टेटमेंट के अंदर फिर उन्होंने ऑन भी किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सारी की सारी चीजें प्रूव हो जाती हैं, फिर एक तरफ 9 मई भी है, तो पीटीआई की शायद मजीद कमर टूट जाती है, और शायद वो फिर उस तरीके से डायनामिकली पॉलिटिकल जो हमारे सिनारियो है इस कल्चर के अंदर मजीद अपनी सांस ना बचा सके। लेकिन मैं इसके अगर अल्टरनेटिव दूसरी चीज देखी जाए तो जो अवाम के अंदर एक नैरेटिव बिक चुका है, एक पर्सपेक्टिव बिक चुका है, शायद अवाम किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये उस वक्त करप्शन हुई, हालांकि बड़े क्लियर एविडेंसेस और शवाहद मौजूद हैं। आवाम फिलहाल तो मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इलेक्शन में वकास क्लियर कि आवाम किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। माहिर कानून वकास अब्रेज और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ थे। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ की 3 साल हुकूमत के दौरान करप्शन की कहानी एक बार फिर से सामने आ गई है। फरागोगी के असासों में गैर मामूली इजाफे का इंकशाफ हुआ है और फरागोगी के असासों में 2017 से 2020 के दरमियान 4 अरब 52 करोड़ रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ है।